नमस्कार। मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुराबली मैनपुरी, कक्षा 12 में आज आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसका हम बहुत ही उपयोग करते हैं। उसके बिना हमारी ज़िंदगी संभव नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का सबसे पहले आपको परिचय कराएंगे और ये जो चैप्टर है उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम कैसे उत्पन्न करते हैं, उसको हम कैसे उत्पादन करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान। तो सबसे पहले मैं इसका परिचय आपसे कराना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने आप पीछे चैप्टर में जो पढ़ा था, पिछले में जो हमारा पर्पज था जिसमें हमने ओम के नियम और विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, वो जो विद्युत धारा थी वो हमारी दिष्ट विद्युत धारा थी, क्योंकि सेल से जो प्राप्त धारा होती है वो हमारी दिष्ट धारा होती है। उसमें दिष्ट धारा में हमेशा एक धन होता है, एक माइनस होता है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसके बीच में धारा बहती है। जैसे बैटरी, सेल, मोबाइल फ़ोन में जो बहने वाली जो धाराएं होती हैं वो हमारी दिष्ट धारा होती हैं, शॉर्ट में उसको हम डीसी बोलते हैं। लेकिन जो घरों में हम उपयोग करते हैं, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, टीवी, इनमें जो हमारी विद्युत धारा बहती हैं उसमें हम जो विद्युत धारा उसको देते हैं वो हमारी होती है प्रत्यावर्ती धारा। उसी प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या है। दिष्ट धारा कैसे होती है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिष्ट धारा के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, अगर हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे ये कोई प्रतिरोध है और इसमें ये दिष्ट धारा स्रोत जुड़ा हुआ है, ये है दिष्ट धारा स्रोत। इसको हम, इसमें एक प्लस होता है, इसमें एक माइनस होता है और ये यूं धारा इस तरह से बहती रहती है। इसमें हमेशा धारा ए से बी की ओर ही बहेगी, ए से बी की ओर। जब हम धारा और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हमें ग्राफ इस टाइप से मिलेगा, समय टी और इसमें धारा, और ये ग्राफ यूं होगा। इसमें क्या होता है, दिष्ट धारा में धारा के बहने की दिशा एवं उसका परिमाण, ये दोनों ही अपरिवर्तित रहते हैं, बदलते नहीं हैं। तो इसको अब तो हम कहते हैं दिष्ट धारा। ये बहने वाली जो धारा होगी वो हमारी कहलाएगी दिष्ट धारा। अब मैं बताना चाह रहा हूं आपको प्रत्यावर्ती धारा। ये कोई प्रतिरोध है और इसमें हमने इस तरह की एक स्रोत जोड़ दिया है, ए से बी। तो देखिए, इसमें क्या होगा, एक बार तो धारा यूं बहेगी और दूसरी बार धारा यूं बहेगी, बदलती रहेगी। ये है हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, और इसमें एक बार ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, फिर ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, मतलब धारा यूं बहेगी और इसके बाद यूं बहेगी। इसको हम समय और धारा के बीच में ग्राफ खींचें तो हमें इस टाइप से मिलता है, समय ये इस तरह से, ये हम धारा हो गई और ये समय हो गया। ये देखिए, इसमें ये प्रथम आद्यचक कहलाएगा, ये पहला, मतलब ए से बी की ओर, और धारा का मान 0 होगा, अधिकतम होगा, फिर बढ़ेगा, और फिर बी से ए, ये वाला कहलाएगा द्वितीय आद्यचक। और इस तरह से ये पूरा एक साइकिल हो जाएगा। यहाँ अगर समय t है तो ये t/2।
तो इसमें क्या हो रहा है, इस स्थिति में इसमें धारा के मान एवं बहने की दिशा दोनों समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही है। तो इस तरह से इस धारा को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ये दिष्ट धारा है, ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा है। अब इनका उत्पादन कैसे करते हैं, देखिए हमारे दिष्ट धारा स्रोत में जैसे कोई सेल है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है, उससे हमें वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत क्या होते हैं, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित करना होता है, जिससे कि जैसे जनरेटर है, जिससे हम बिजली उसमें क्या करते हैं, कुंडली को घुमाते हैं और घुमाने के बाद उसमें हमारी प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। उसी को हम क्या कह देते हैं, हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कह देते हैं। वही हमारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है। तो ये हमने आपको अंतर बता दिया कि दिष्ट धारा में क्या होता है और प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है। हाँ, हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो होते हैं और प्रत्यावर्ती धारा होती है, वो हमें ज़्यादा उपयोगी है। अब देखिए होता क्या है कि हम ये जो हमारी होती है प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसको आसानी से हम दिष्ट धारा में परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे कि हम मोबाइल चार्ज वगैरह जो होते हैं उनमें एडोप्टर जो होता है उसमें क्या होते हैं, हम देते तो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज देते हैं, लेकिन हमें प्राप्त होती है उसमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है, जिससे मोबाइल फ़ोन वगैरह ये हमारे चार्ज किए जाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें सभी में दिष्ट धारा होती है। और जितने भी हमारे बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जनरेटर जी, आपका वॉशिंग मशीन है, टीवी है, टीवी में भी हम उसको देते हैं प्रत्यावर्ती धारा देते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारी दिष्ट धारा हमें उसमें बहती है। तो उसमें भी हम बदलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं। तो चलिए अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम इसको उत्पत्ति कैसे करें, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति कैसे की जाए। तो देखिए बड़ी सिंपल सा है, ये एक तरह का जनरेटर जो बिजली से हम पैदा करते हैं जनरेटर के द्वारा, उसका एक सिद्धांत भी है। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, एक आयताकार हमने कुंडली ली इस तरह से, इस तरह से इसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा इस तरह, एन एस, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ये ये चुंबकीय क्षेत्र है, समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें हम इसको घुमा रहे हैं, इसको हमने घुमाया हुआ है, इसको कुंडली को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो इसमें n कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, ठीक। a इसका परिचित क्षेत्रफल है, b चुंबकीय क्षेत्र है, और थीटा बराबर हम इसको ओमेगा टी लिखेंगे। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली के तल के अविलंब के बीच कोण, तो देखिए किसी क्षण, जैसे ये कुंडली रखी हुई है इस तरह से, ये कुंडली इस तरह से रखी हुई है, इस तरह से इधर भी चुंबकीय क्षेत्र इनमें लगा हुआ यूं रखी हुई है। तो किसी क्षण इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो इस तरह से प्रकट किया जाएगा,
चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, ये होगा NBA cos थीटा, और इसको हम यूं भी लिखेंगे NBA cos ओमेगा टी, क्योंकि जब हम घुमाएंगे तो इसका थीटा बदलेगा, बाकी चीजें इसकी जो है वो नियत रहेंगी। तो अब हम निकालना चाहते हैं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर, तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना चाहिए, जब हम चुंबकीय फ्लक्स करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो ये हो जाएगा d∅/dt इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसमें माइनस चिन्ह भी आएगा, तो ये हो जाएगा d∅/dt माइनस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ गया। अब फैराडे के नियम से क्या होगा, E बराबर माइनस d∅/dt। तो देखिए E इसका मान रख देंगे माइनस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये निष्कर्ष निकल के आएगा E इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका मान, ये जो इसके कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, इसके सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, उसका मान इस पर निर्भर करेगा। ये कभी हमारा 1 हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा, कभी -1 हो जाएगा, इस पर निर्भर करेगा, लेकिन ये मान जो रहेगा वो नियत रहेगा। या ये कहिए कि ये जो होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होगा, तो इसको हम प्रदर्शित कर लेंगे E0 से। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। E0 क्या है, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जिसको हम E0 को लिखेंगे NBA ओमेगा वोल्ट। अब देखिए समय और E के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ हमें इस तरह से प्राप्त होगा। ये देखिए E लिया इस पे और इस पर T लिया, तो ग्राफ इस तरह से प्राप्त होगा। ये इसका मतलब क्या है, इसका कभी इसमें प्रत्यावर्ती जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो 0 होगा, कभी अधिकतम होगा, फिर 0 होगा, फिर अधिकतम होगा। देखिए इस भाग में इसकी ध्रुवता ये प्लस की तरह रहेगी, माइनस, तो इस तरह से इसमें धारा बहेगी, फिर इस धारा की दिशा बदलती रहेगी। तो इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या है, उसका मान एवं ध्रुवता दोनों चीजें बदल रही हैं। तो इस वजह से इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मतलब जो समय के साथ साथ बदलता रहे, तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करेंगे V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। और अगर इसका परपथ पूर्ण है, कंप्लीट है, ये परपथ कंप्लीट है, जहाँ पे एक हमने बैटरी बल्ब लगा रखा है, तो वोल्टेज ये कंप्लीट है, तो इसमें बहने वाली धारा जो होगी वो भी इस तरह से प्रकट की जाएगी, जिसको हम I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी कहेंगे। ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा होगी और ये हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा, जिसमें I क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान या तात्कालिक मान। I0 क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होगा या अधिकतम मान होगा। और ये हमारा ओमेगा टी, ये इसकी कला होगी, इसकी इस तत्व पर ये निर्भर करेगा। तो इस तरह से ये हमने आज आपको ये बता दिया कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा
वो हम कैसे उत्पन्न करते हैं। सीधा सा है, हम एक कुंडली लेते हैं जैसा कि जनरेटर में होता है, उसको यांत्रिक विधि के द्वारा उसको घुमाते हैं और घुमाने से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि समय के साथ साथ बदलता रहता है। उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं और उसमें बहने वाली धारा जो होती है वो हमारी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब हम ये बताएंगे कि एक पूरे चक्र के लिए दो भाग होंगे, एक अर्धभाग, पहला प्रथम अर्धचक्र और द्वितीय अर्धचक्र में इसके औसत मान कितने होते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान। तो देखिए सबसे पहले हम लाएंगे प्रथम अर्धचक्र के लिए। देखिए प्रथम अर्धचक्र, पहले हम ग्राफ से इसको बताएंगे कौन सा भाग इसका प्रथम अर्धचक्र होगा, फिर हम आपको बताएंगे कौन सा भाग इसका द्वितीय अर्धचक्र होगा। देखिए ये धारा है I और ये इसको हमने इस तरह से इस सूत्र से प्रकट किया। ये यहां से यहां तक T एक पूरा चक्र कंप्लीट करने में लगा समय और ये होगा T/2। तो ये कहलाएगा प्रथम अर्धचक्र, अर्धचक्र, और ये कहलाएगा द्वितीय अर्धचक्र। अर्धचक्र, द्वितीय अर्धचक्र ये कहलाएगा। ये प्रथम अर्धचक्र, ये द्वितीय, और ये पूरा यहां से आता है पूर्ण चक्र कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम अर्धचक्र में हमारा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होगा। तो देखिए प्रथम अर्धचक्र, तो देखिए इसका जो औसत मान होगा I एवरेज प्रथम अर्धचक्र में, इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे, यहां से यहां तक जो समय होगा वो होगा हमारा T/2 या T/2 - 0, और इसको हम इस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा ये T/2 और ये I0 sin ωt dt। तो ये I0 बाहर आ जाएगा अपॉन T और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 2 और इसको इंटीग्रेशन sin ωt dt। तो 2I0 अपॉन T और इसका इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस ωt अपॉन ओमेगा, और लिमिट उसकी होगी 0 से T/2 तक। यहाँ पे भी लिमिट 0 से T/2 तक, 0 से T/2 तक, 0 से T/2 तक, क्योंकि हम केवल यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसमें ये 2I0 अपॉन T इंटू ओमेगा, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π अपॉन T और माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो T से T कैंसिल और यहाँ रह जाएगा cos 2π अपॉन T इंटू T 0 से T/2 था। तो देखिए इसमें माइनस 2I0 अपॉन इसे 2π और इसको हम वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए cos 2π अपॉन T इंटू T/2 माइनस कॉस 0। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, T से T कैंसिल, तो माइनस 2I0 अपॉन 2π और ये हो गया -1 तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2I0 अपॉन π। ये मान आ गया हमारा प्रथम अर्धचक्र के लिए, ये मान आ गया 2I0 अपॉन π। प्रथम अर्धचक्र के लिए हमने प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकाल लिया। इसी तरह से हम द्वितीय अर्धचक्र के लिए देखेंगे। द्वितीय अर्धचक्र के लिए
के लिए। तो देखिए इसमें भी इसको हम प्रदर्शित ऐसे करेंगे, आई एवरेज माइनस 1/2 इज इक्वल टू, इसमें t/2 से t तक होगा आई डी टी, और यहां पे अब देखेंगे t माइनस t/2, तो ये देखिए ये हो जाएगा I0 t/2 से t और I0 साइन ओमेगा टी डी टी, और ये t/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मान आएगा -2I0 अपॉन पाई, और ये हमारा आई एवरेज होगा, माइनस ये आई एवरेज होगा। तो आपने देखा कि पहले में धनात्मक आ रहा है आई और दूसरे में माइनस आ रहा है। जब हम इस पूरे चक्र के लिए देखेंगे तो हम कैलकुलेशन से भी हम निकाल लेंगे, वैसे भी देख लेंगे। पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा होगी आई एवरेज इज इक्वल टू, इसमें इंटीग्रेशन 0 से t तक लेंगे, I0 साइन ओमेगा टी अपॉन ये यहाँ पे हो जाएगा t, तो I0 अपॉन t, और इसका इंटीग्रेशन वही होगा माइनस कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी और अपॉन ओमेगा। तो इसमें देखिए वही -I0 अपॉन टी ओमेगा, और इसकी वैल्यू रखेंगे 0 से लेकर t/2 तक, तो क्या पहला हो जाएगा cos 2 पाई अपॉन टी इंटू t/2 और माइनस कॉस 0। तो देखिए इसमें होगा क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे ये यहाँ पर t होगा, t/2 नहीं होगा, t होगा इस तरह से। तो इसमें जब हम इसमें t रखेंगे तो ये 2 पाई होगा, तो cos 2 पाई माइनस I0 अपॉन टी ओमेगा, और ये 1 माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आया, मैं एक जगह रिजल्ट ये लिखना चाह रहा हूँ। आई एवरेज जो हमारा प्रथम अर्धचक्र में निकला वो निकला 2I0 अपॉन पाई, द्वितीय अर्धचक्र में निकला -1/2 इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई, और टोटल निकला वो हमारा निकला 0। ठीक इसी प्रकार हम वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हैं। पहले अर्धचक्र के लिए जो हमारा औसत मान होगा वो होगा V एवरेज इज इक्वल टू प्रथम अर्धचक्र 2V0 अपॉन पाई, दूसरे के लिए होगा -2V0 अपॉन पाई, और टोटल के लिए एवरेज होगा वो होगा 0। ये प्रथम के लिए, ये प्रथम अर्धचक्र के लिए, और ये होगा द्वितीय अर्धचक्र के लिए, और ये हुआ पूरे चक्र के लिए। तो इस तरह से हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र के लिए औसत मान निकाल लिया, द्वितीय अर्धचक्र के लिए औसत मान निकाल लिया, और एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान निकाला। अभी हमने जो इसमें जितने सूत्रों का निगमन किया उस पर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या है, ये अभी हमने जो सूत्र पढ़ा, एक तो ये पढ़ा I=I0 साइन ओमेगा टी, और एक ये पढ़ा V=V0 साइन ओमेगा टी। इसके औसत मान हमने पढ़े प्रथम अर्धचक्र के लिए I एवरेज = 2I0 अपॉन पाई। दूसरा हमने पढ़ा I एवरेज = 2I0 अपॉन पाई माइनस, और ये हमने पढ़ा I एवरेज = 0। इसी तरह हमारे वोल्टेज के मान। अब इसमें एक आदर्श प्रश्न ये है कि एक परिपथ है जिसमें बहने वाली धारा है वो इस सूत्र से प्रदर्शित की जाती है 100√2 साइन 100πt, इस सूत्र से प्रदर्शित की जाती है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, पहला धारा का शिखर मान,
नंबर हमें ये बताना है, दूसरा धारा की बदलने की आवृत्ति मतलब किस हिसाब से परिवर्तित हो रही है। और तीसरा हमें ये बताना है प्रथम आद्र चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालना है। तो देखिए हम हल कैसे करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे। ये जो समीकरण दिया हुआ है I = 100√2 sin 100 πt, इसकी हम तुलना कर देंगे किससे, इससे I = I0 sin 2πnt से तुलना करने पर तो देखिए I0 बराबर क्या होगा, पहला पार्ट I0 बराबर होगा 100√2 एम्पियर। ये क्या होगा, ये हमारा धारा का शिखर मान होगा। दूसरा हम देखेंगे, इसको इससे तुलना करेंगे तो 2πn बराबर 100 πt, तो ये n बराबर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में धारा की दिशा 50 बार बदल जाएगी। तो जो कि हमारे घरों में जो सप्लाई होती है ये 50 हर्ट्ज की ही होती है। तीसरा हमने इसमें देखा अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो ये प्रथम अर्ध चक्र के लिए जिसमें हम देख रहे हैं, तो ये होगा I एवरेज प्रथम अर्ध चक्र के लिए। तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका 100 2I0/π। तो ये 2 × 100√2/π। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा एम्पियर। इस तरह से हमने एक आपको प्रश्न कराया, इसमें हमने ये चीज़ सब आपको बताई, जो अभी हमने सूत्र पढ़ा था उस पर आधारित ये प्रश्न था। अभी देखिए अभी हमें आगे क्या पढ़ना है, अगले लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। अगले लेक्चर में हम क्या बताएंगे, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कलांतर, अगर कलांतर होता है तो उनके ग्राफ किस तरह से होंगे, कौन सी धारा आगे धारा बढ़ रही होगी, वोल्टेज कैसे होंगे, इसके संबंध में बताएंगे। साथ ही साथ किसी भी परिपथ में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं उसमें वोल्टेज लगाते हैं तो शक्ति भी व्यय होती है। तो हम एक पूरे चक्र के लिए औसत व्यय शक्ति का व्यंजक ज्ञात करेंगे और उसमें एक बाटहीन धारा या शक्तिहीन धारा का क्या अभिप्राय होता है, ये हमारे अगले वीडियो में रहेगा। तो इसमें होमवर्क के रूप में आप ये समझ लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर होता है, क्या समानताएं होती हैं, क्या असमानताएं होती हैं, ये हमें बताना है। दूसरा हमें ये भी बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में कौन सा ज़्यादा उपयोगी है। कहने का मतलब है कि व्यवहारिक जीवन में हम किसको ज़्यादा उपयोग करते हैं और क्यों। इनका आप जवाब इसमें बुक्स से कंसल्ट करके आप लिख लें और कोई बात है तो उसको आप अपनी चर्चा कर लें। धन्यवाद।